हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने कार के रिव्यूज़ किए थे, जैसे कि एस क्रॉस, हैरियर, अपनी खुद की एको स्पोर्ट। तो ये सब कार के रिव्यूज़ करने के बाद जब मैंने उनको शेयर किया अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, तो उन्होंने ये बोला कि उनमें से काफ़ी सारे पोटेंशियल न्यू बायर्स हैं जिनको कि कार टर्म्स जानने चाहते हैं वो लोग, कि मतलब क्या होता है इन सब चीज़ों का, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, ए पिलर, बी पिलर, व्हाट इज टर्बोचार्ज इंजन। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं कई बार उन लोगों को पता नहीं होते हैं। वो लोग काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखते हैं यूट्यूब पे फ्रॉम डिफरेंट रिव्यूअर्स, एंड दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आई टेक माई ओन कार एज एन एग्जाम्पल। मैं एक एक पार्ट को देख के आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू बाय योर फर्स्ट कार। सो विद दैट लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं कार टाइप्स की, आपको किस किस तरह की कार्स अवेलेबल है मार्केट में जब आप चूज़ करने जाते हैं। तो स्टार्ट विद मिनी हैचबैक्स, जो कि एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हैं। इनमें ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा इंजन ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। दीज जस्ट आर द एंट्री लेवल कार्स जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं रेनो क्विड, एस्प्रेसो, ऑल्टो, इन जैसी गाड़ियाँ, जो कि आप दीज आर जस्ट दी एंट्री लेवल कार्स आइल से। इनके ऊपर आपकी बी सेगमेंट की गाड़ियाँ आती हैं, इनको प्रीमियम हैचबैक्स भी बोला जाता है। आपकी ऑल्ट्रोज, जैज़, i20 जैसी गाड़ियाँ आती हैं, जो कि थोड़ी लेंथ में भी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा प्रीमियम फील होती हैं कंपेयर टू एंट्री लेवल हैचबैक्स। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको हैचबैक चाहिए बट यू ऑल्सो वांट सर्टेन फीचर्स। इनके ऊपर आती हैं सब कॉम्पैक्ट सिडैन्स, जो कि सब 4 मीटर कैटेगरी में आती हैं। इनको आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्राइस कम होता है, बट बूट स्पेस ज़्यादा होता है, नी रूम ज़्यादा होता है, तो प्रैक्टिकलिटी उस सेंस में ज़्यादा होती है। ग्राउंड क्लियरेंस उतना अच्छा इनका भी नहीं होता है। जहाँ तक स्मॉल सिडैन्स की बात है, इनके ऊपर आपकी होंडा सिटी, हुंडई वर्ना जैसी गाड़ियाँ आती हैं, जिनमें आपको जो कि 4 मीटर से ज़्यादा लंबी होती हैं, थोड़ी महंगी भी होती हैं, बट हाँ आपको बूट स्पेस, नी रूम, ये सब ज़्यादा मिलता है, और दे डेफिनेटली फील मोर प्रीमियम कंपेयर टू दी बजट सिडैन्स आइल से। इनके ऊपर आपकी आती है मिड साइज़ सिडैन्स, जैसे कि होंडा सिविक, हुंडई इलेंट्रा। ये थोड़ी हायर एंड कार्स हैं। अगर आपको थोड़ी महंगी गाड़ियाँ देखनी है तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती हैं, इनके इंजन ऑप्शन ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये थोड़ी लंबी भी होती हैं। तो ये दीज आर लाइक हायर अप द स्पेक्ट्रम व्हेन इट कम्स टू दी सिडैन्स। अब इनके ऊपर आपको फिर सीधे आती हैं एग्जीक्यूटिव लग्जरी कार्स, जो कि स्पोर्ट्स व्हीकल्स होते हैं आपके, विद गुड इंजन्स, गुड कंफर्ट, अमेजिंग इंटीरियर्स। अब बात करते हैं एसयूवीज़ की। एसयूवीज़ में आपको स्टार्ट विद सब 4 मीटर कैटेगरी है, जहाँ पे आपकी सोनेट, एक्सयूवी 300, एको स्पोर्ट, ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ होती हैं, जो कि आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, प्रैक्टिकलिटी प्रोवाइड करती हैं एसयूवीज़ की। बट दीज आर ऑल फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स, दीज आर नॉट टेक्निकली एसयूवीज़, दीज आर बेस्ड ऑन हैचबैक्स ओनली। इनके ऊपर आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ आती हैं विच आर क्वाइट लाइट इन इंडिया, जैसे कि क्रेटा, सेल्टॉस जैसी गाड़ियाँ इसमें आती हैं, डस्टर जैसी गाड़ियाँ इसमें आती हैं। तो इनका लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए महंगी होती हैं। फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ से। इनके ऊपर आपकी मिड साइज एसयूवीज़ आती हैं, जो कि थोड़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जीप कंपस ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है। हैरियर में आपको 14 ESP मोड्स मिलते हैं। तो ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं गाड़ियाँ, एंड प्लस इनमें आपको एडिशनल फंक्शनलिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा बेटर इंजन्स मिलते हैं कंपेयर टू दी मिड साइज एसयूवीज़। तो ये आपको मिल जाते हैं अगर आपको थोड़ा बजट है आपके पास 20-25 लाख का, तो इस तरह की एसयूवीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। और फाइनली आती हैं लार्ज एसयूवीज़, जैसे कि एंडेवर, फॉर्च्यूनर। इनमें प्रॉपर 4x4 ऑप्शंस आते हैं। दीज आर बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल्स, और ये ऑफ रोडिंग के लिए प्रॉपरली बिल्ट व्हीकल्स होते हैं, ना कि स्टूडो एसयूवीज़ जैसे कि हम लोग पिछले बात कर रहे थे, मिड साइज़ एसयूवीज़ की बात कर लीजिए, उनके जैसे नहीं, प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए। और फाइनली आती हैं एमपीवीज़ विच आर लाइक बिल्ट फॉर कैरिंग मोर पीपल। अगर आपको ज़्यादा लोगों को कैरी करना है तो आपके पास ट्राइबर, इनोवा और कार्निवल जैसी गाड़ियाँ होती हैं। ये अलग अलग सेगमेंट में आती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एमपीवी सेगमेंट्स में ये गाड़ियाँ मिलती हैं आपको। तो डिपेंडिंग ऑन आपका बजट कितना है, आप कितने लोगों को कैरी करना चाहते हैं, कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, और कितने फीचर्स चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह की व्हीकल लेना है, अर्टिगा या ट्राइबर जैसी, या फिर इनोवा जैसी, और या फिर कार्निवल जैसी व्हीकल आपको चूज़ करनी है।
तो आप समझते हैं कि ये जो ड्राइव ट्रेन्स होते हैं डिफरेंट, आपने सुने होंगे फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं एग्जैक्टली, इनका मतलब क्या होता है? तो अगर मुझे लेमन टर्म्स में बताना हो, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो पूरा एक वीडियो इस पे ही बन सकता है सिर्फ। फ्रंट व्हील ड्राइव का मतलब ये होता है कि आपके जो फ्रंट व्हील्स हैं, जो फ्रंट एक्सेल है, सारा का सारा पावर, सारा का सारा टॉर्क आपके सिर्फ सामने वाली व्हील्स को जाता है। और ज़्यादातर हैचबैक, ज़्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़, मिड साइज़ एसयूवीज़ में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ही मिलता है। जो रियर व्हील ड्राइव है, ये तब होता है जब आपके पीछे वाली व्हील्स को सारा पावर और टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपको दिखेगा कुछ महिंद्रा की गाड़ियों में, जैसे कि टीवी 300, स्कॉर्पियो, इन सब में आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। हैचबैक्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आई थिंक नैनो थी जिसमें आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप मिला करता था। और कुछ कुछ हाई एंड सिडैन्स होती हैं जहाँ पे आपको रियर व्हील ड्राइव देखने को मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव का ये मतलब होता है कि आपके जितने भी चारों व्हील्स हैं उनको पावर और टॉर्क जाता है। और ये काम आता है आपके स्लिपरी सिचुएशंस में। आपको अगर ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए होता है, स्नो वाले या फिर मड वाले सिचुएशंस में, वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम्स चाहिए होते हैं टू प्रोवाइड यू मोर ट्रैक्शन। कुछ कुछ गाड़ियाँ होंगी जहाँ पे आपको फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, कहीं कहीं पे आपको पार्ट टाइम ऑल व्हील ड्राइव का फैसिलिटी मिलता है। 4x4 जो है, इसका डिफरेंस ये है ऑल व्हील ड्राइव से कि ये आपके तब चाहिए होता है जब आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं। मान लीजिए आप एकदम रॉक्स पे, रफ टेरेन पे ड्राइव कर रहे हैं, तब आपको 4x4 चाहिए होता है। और ये आपको कुछ बड़े एसयूवीज़ में देखने को मिलेगा। आपको इनफैक्ट महिंद्रा थार में मिलता है, विच इज़ वन ऑफ दी अफोर्डेबल ऑफ रोडर्स। उसके अलावा आपको फॉर्च्यूनर, एंडेवर जैसी गाड़ियों में ये देखने को मिलता है। तो बात करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए जब भी आप अपना व्हीकल खरीदने के लिए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके फ्रंट की। अब इसका फ्रंट आप एक बार नोटिस कर लीजिए कि क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडलैम्प्स की। अब इस कार में आपको मिलता है प्रोजेक्टर सेटअप। अब कुछ कुछ जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हैं, आपको उसमें प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है, नॉर्मल हेलोजन लैंप्स मिलते हैं जस्ट रिफ्लेक्टर के साथ, जो कि नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ठीक है। बट हाईवे पे हाई स्पीड में आपको प्रोजेक्टर सेटअप चाहिए होता है अंधेरी रात में ड्राइव करते समय, तो वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट गाड़ियों में। इस गाड़ी में हेडलैम्प्स ऊपर हैं, डीआरएल ऊपर हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ कि कुछ और व्हीकल्स की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेन्यू की, तो आपका सेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है। हेडलैम्प्स नीचे होते हैं, इंडिकेटर ऊपर होता है। फिर यहाँ पे आपके एलईडी डीआरएल्स दिए हुए हैं आपको, जो कि अच्छे दिखते हैं और ये काम भी आते हैं काफ़ी आपके रोड पे। अभी ये नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अगर आप फॉग में ड्राइविंग कर रहे हैं, बरसात में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो फॉग लैंप्स आर क्वाइट नेसेसरी। आई डोंट नो बेस मॉडल्स में कभी कभी क्यों नहीं मिलता है आपको। और इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन भी है इस गाड़ी में। कॉर्नर में आप जब भी ड्राइव करेंगे, ये थोड़ा इल्यूमिनेट कर देता है रोड को वाइल टेकिंग अ टर्न। अब यहाँ पे आपका ग्रिल है, नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट दी हुई है, विच इज़ फेक ऑफ कोर्स, दिस इज जस्ट प्लास्टिक। बहुत सारी गाड़ियों में ये प्रॉपर स्किड प्लेट मिलती है टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द इंजन वाइल ऑफ रोडिंग। तो ये इस कार में नहीं है, ये इस कार में बस ये एक शो के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है। ऊपर आते हैं, इसका जो हुड है वो एक बार देखते हैं इसको ओपन करके कि इसके नीचे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो लेट्स ओपन द हुड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक रॉड सपोर्ट लगाना पड़ता है। कहीं कहीं पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका इंजन इंसुलेशन है, आपको ये प्रोवाइड किया गया है। जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतनी इंजन नॉइज़ कम होती है। आपको ये नोटिस करना चाहिए वाइल बाइंग अ कार। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका ये इंजन कंपार्टमेंट है, आपका ये पेट्रोल इंजन है विच इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड। और आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से कि कैसा दिखता है ये। तो बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, कि इंजन में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग अ कार। अब मान लीजिए आप बाहर मार्केट में कार देखने गए हैं, आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। पेट्रोल इंजन आपको तब लेना चाहिए जबकि आपकी रनिंग कम हो मंथली। अगर आपको 2000 किलोमीटर से कम ड्राइव करना है तो फिर पेट्रोल इंजन एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ज़्यादा रिफाइंड होगा, कम नॉइज़ करेगा। इसमें प्रॉब्लम बस ये होती है कि माइलेज यूजली डीजल इंजन जितना नहीं होता है। हाँ, रिफाइनमेंट अच्छा होता है, पोल्यूशन भी कम होता है। ये एक कुछ फ़ायदे हो जाते हैं आपको पेट्रोल इंजन लेने के। वहीं डीजल इंजन जो होता है उसका थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा रहता है, वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है, पर माइलेज अच्छा रहता है, टॉर्क अच्छा रहता है। ये सब कुछ एक बेनिफिट्स रहते हैं एक डीजल इंजन के। जो पंच फील होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब बाकी आपको या तो इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड मिल सकता है, जहाँ पे जो एयर आती है वो फ्यूल के साथ मिक्स होकर कंबस्ट करती है और पावर प्रोवाइड करती है, और या फिर टर्बो चार्ज हो सकता है। टर्बो चार्ज इंजन आपके हाईवेज़ के लिए अच्छा होता है, जहाँ पे स्मॉलर इंजन कैन गिव यू मोर पावर, मोर टॉर्क। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छे होते हैं। सिटी में भी आपको ये फील नहीं होता कि टर्बो लैग है, जो बोलते हैं ना टर्बो लैग, वो इसलिए होता है बिकॉज टर्बो चार्ज को स्पूल अप होने में टाइम लगता है। जैसे जैसे आप इंजन को पुश करते हैं, धीरे धीरे वो पावर आती है, वो आने में टाइम लगती है।
आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका इंजन 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है या फिर ज़्यादा है। अब मैं V6 V8 की बात नहीं करूँगा, हम लोग मास मार्केट कार्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ आप अगर 3 सिलेंडर इंजन देखेंगे तो वो थोड़े ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, बट उनका वाइब्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ऑड नंबर है, बैलेंस नहीं होते हैं। किसी किसी कार में आपको बैलेंसिंग शाफ्ट मिल जाता है, बट अदरवाइज 4 सिलेंडर जो इंजन होते हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। दे फील मोर, उनके वाइब्रेशंस भी कम फील होते हैं, ज़्यादा रिफाइंड भी फील होते हैं इसलिए। बाकी आपको पावर और टॉर्क फिगर्स ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए कि किस तरह का इंजन आप ले रहे हैं, कितना पावर है, कितना टॉर्क है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए टू इंश्योर कि आपको ड्राइव करने में कार अच्छी फील हो। ये कुछ एक चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग द कार, और ये मैं आपको बताना चाहता था कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक बार आप इसका इंजन कंपार्टमेंट पर देख लीजिए। तो इसके हुड को अब हम लोग क्लोज करते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता था, कई लोग हुड को बहुत ऊपर से छोड़ देते हैं, पटक देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आप इसको प्यार से भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल ज़ोर से पटक देते हैं, एंड कभी कभी उससे हिंजेस कुछ कुछ होते हैं जो कि प्लास्टिक के कुछ कुछ पीसेस होते हैं हुड में जो टूट जाते हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। बाकी अगर मैं साइड में आऊँ तो आपके यहाँ पे व्हील्स हैं। तो अगर मैं व्हील्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर कार में आपको मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि 16 इंच के हैं। किसी किसी कार में आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं विच आर 16 इंच इन डायमीटर। तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब एलॉय व्हील्स मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली दिखने में अच्छे लगते हैं, दे प्रोवाइड यू गुड स्टेबिलिटी। ये आपके यहाँ पे लग नट्स हैं, 4 लग नट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये आपका टायर है गुडियर का जो कि इसमें प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको प्रोफाइल भी मिल जाती है। आई मीन लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोफाइल, तो कुछ कुछ नंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो इसका जो प्रोफाइल है वो है आपका 205/60R16। 16 जो है वो आपका इसका डायमीटर होता है एलॉय व्हील्स का। 60 जो नंबर है वो इसकी वॉल थिकनेस होती है, कितना थिक आपको यहाँ पे मिलता है। और 205 जो है वो आपकी चौड़ाई होती है कि चौड़ाई में टायर कितना है। तो ये सब नंबर इस तरह से स्पेसिफाइड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितने चौड़े टायर होंगे उतनी अच्छी आपकी स्टेबिलिटी होती है, उतना अच्छा ग्रिप होता है। जितने छोटे टायर, जितने पतले टायर होंगे उतनी अच्छी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है। तो कहीं ना कहीं उनका बैलेंस होना चाहिए। ये जो थिकनेस है जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतना अच्छा आपका राइड कंफर्ट होगा। एलॉय व्हील्स जितने कम होंगे उतना ही इंडियन रोड्स पे एटलीस्ट मैं कहूँगा कि उतना कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। बड़े एलॉय व्हील्स दिखने में अच्छे लगते हैं, पर ख़राब रोड्स पे उनका कंफर्ट भी प्रॉब्लम करता है। अब यहाँ पे आपके ब्रेक्स हैं जो कि सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। इस कार में आपको पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। डिस्क ब्रेक्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल। अगर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल सकते हैं, ऑलवेज गो फॉर इट। आई मीन वो हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है। मोस्टली बट कार्स में आपको यही दिखेगा कि सामने वाले जो व्हील्स हैं उनमें आपको डिस्क मिलेंगे और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो अब साइड में आपको यहाँ पे ORVM है। अब ये जो ORVM है इनमें आपको क्या क्या चीज़ें देखते हैं। एक तो पहली चीज़ आपको टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है यहाँ पे, जो कि ORVM में इंटीग्रेटेड होता है। अब ये जो मिरर हैं ये ऑटो फोल्ड भी हो जाते हैं। जैसे ही इस कार को मैं लॉक करता हूँ, मान लीजिए मैंने इस कार को लॉक किया, तो ये मिरर अभी फोल्ड हो जाते हैं। और जैसे ही मैं इस कार को अनलॉक करूँगा, मान लीजिए मैंने अभी इस कार को अनलॉक किया, तो ये मिरर वापस से ओपन अप भी हो जाते हैं। नीचे की तरफ आपको पडल लैंप्स मिलते हैं जो कि जैसे आप कार को अनलॉक करते हैं ये नीचे के रोड को इल्यूमिनेट कर देते हैं। सो यू कैन सी कि नीचे कीचड़ या पानी या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो दूसरा कर दो पडल लैंप्स। अब अगर मैं बात करूं इसके एडजस्टमेंट की, तो आपको दोनों साइड पे आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। यू हैव दी कंट्रोल्स। किसी किसी कार में ये अवेलेबल नहीं होता, आपको बाहर से कंट्रोल करना पड़ता है। अब आपके यहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। किसी किसी कार में आपको थोड़े डिफरेंट हैंडल्स मिलते हैं जो कि ऐसे खींचने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का मतलब ये होता है कि बिना की फॉब यूज़ के भी आप अपनी कार को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया, जैसे मैं अपना हाथ डालूंगा ये अनलॉक हो जाता है, और अपनी फिंगर को जैसे मैं स्वाइप करता हूँ ये लॉक भी हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ऊपर की तरफ आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आपने कुछ कुछ चीज़ें सुनी होंगी कार खरीदते समय, A पिलर, B पिलर, C पिलर। अब जो सामने होता है ये A पिलर होता है, बीच की तरफ ये B पिलर होता है, और पीछे की तरफ C पिलर होता है। और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ रोल ओवर्स। ये ओवरऑल आपके रूफ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब ऊपर की तरफ अगर मैं देखूँ तो आपको रूफ रेल मिल जाते हैं। ये कहीं कहीं पे फंक्शनल मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको कॉस्मेटिक पर्पस से ही दिए होते हैं। जैसे इस कार में आप लोड डाल सकते हैं, इस कार में यू कैन पुट इन लोड, आप कैरियर लगा सकते हैं, सामान रख सकते हैं। बट किसी किसी कार में ये सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस से रहता है, जैसे कि वेन्यू है, सोनेट है, इवन पुरानी जो नेक्सॉन थी उनमें भी आप उन पर लोड नहीं डाल सकते थे, वो सिर्फ एक शो के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता था।
नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो आपको ये साइड क्लैडिंग मिल जाती है, इनको बॉडी क्लैडिंग बोलते हैं। एक तो ये स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करता है और कुछ हद तक ये जो लोअर बॉडी है उनको ये जो हार्ड प्लास्टिक होता है ये प्रोवाइड करता है एक तरह से डैमेज प्रोटेक्शन। जो छोटे मोटे पत्थर होते हैं, डस्ट होती है, उनसे ये पेंट को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब पीछे की तरफ इसका फ्यूल इनलेट आपको मिल जाएगा। अब फ्यूल आपका इनलेट या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में हो सकता है। यहाँ पे आपका पेट्रोल व्हीकल है। डीजल व्हीकल के केस में कभी कभी आपको DEF या फिर एडब्लू ऐड करने के इनलेट्स भी वहीं पे दिए होते हैं। अब देखते हैं इसका बैक साइड। अब बैक साइड में इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो जो इसका टेल लैंप है वो आपका LED हो सकता है या फिर हेलोजन हो सकता है। जैसे इस कार में आपको हेलोजन टेल लैंप मिलता है, किसी किसी कार में आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे। तो आपको पर्सनल चॉइस है। ऑफ कोर्स LED टेल लैंप का जो विजिबिलिटी होगा ज़्यादा अच्छा होगा, बट ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ गुड इट लुक्स एंड दैट इज अप टू योर पर्सनल चॉइस। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट मिल जाती है, जो कि जैसे आप ब्रेक दबाते हैं वो लाइट अप हो जाता है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे रियर वाइपर दिया होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको वॉशर भी मिल जाता है। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप बरसात के मौसम में ड्राइव कर रहे हैं तो इट शुड बी देयर। आई मीन पीछे की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। तो ये आपको नोटिस करना चाहिए वाइल बाइंग योर कार कि उसमें रियर वॉशर वाइपर है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं स्पेयर व्हील की। अब जैसे इको स्पोर्ट में जो स्पेयर व्हील है वो बाहर की तरफ रहता है, फुल साइज एलॉय है। कहीं कहीं पे आपको नीचे, कहीं कहीं पे बूट स्पेस के अंदर आपको स्पेयर व्हील दिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं किया सोनेट की बात करूं तो आपका स्पेयर व्हील अंदर की तरफ है, तो आप बूट खोलेंगे फिर आपको स्पेयर व्हील एक्सेस आप कर सकते हैं। और ये एक स्मॉलर साइज स्पेयर व्हील होता है यहाँ, यानी कि एक तो स्टील व्हील है और छोटे साइज़ का भी है। अब जैसे इको स्पोर्ट में जो स्पेयर व्हील मिलता है दैट इज़ अ फुल साइज एलॉय व्हील। तो अब इसको आप जैसे अगर आप लगा भी लेंगे, मान लीजिए आपका एक टायर पंक्चर हो गया, आपने लगा लिया, उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव कर सकते हैं। बट छोटे साइज़ का व्हील जो है वो एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप उसको लेके लंबे टाइम तक ड्राइव करें। जैसे ही आपका एक व्हील पंक्चर हुआ वैसे ही तुरंत अपने स्पेयर व्हील को आपको ठीक कराना चाहिए और जो ओरिजिनल जो आपका व्हील था उसको आपको वापस लगा लेना चाहिए। अब अगर मैं नीचे की तरफ आपको बात करूं तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो कि आजकल मोर और लेस हर एक व्हीकल में आपको मिलने लगे हैं। ये जब भी आप पार्किंग कर रहे होंगे तो ये बेसिकली आपको गाइड करते हैं कि पीछे की तरफ आपका कितना डिस्टेंस है, आप किसी चीज़ को हिट तो नहीं करने वाले हैं। सो दैट इज़ वेयर दी पार्किंग सेंसर्स कम्स इनटू पिक्चर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स तो फॉर श्योर हो। उसके अलावा ये जो कैमरा होता है वो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है। कहीं कहीं पे आपको नीचे, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा ऊपर पार्किंग कैमरा मिल जाता है एंड इट शोज़ यू ऑन अ स्क्रीन कि आप पीछे की तरफ किसी चीज़ को आप हिट तो नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपका सेफ्टी नेट दिया हुआ है स्पेयर व्हील पे। सेफ्टी नेट इसलिए दिया होता है क्योंकि स्पेयर व्हील इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ एकदम आउटसाइड एंड जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इसको चुरा ना ले। तो सेफ्टी नेट यहाँ प्रोवाइड किया गया है, उसके की के बिना आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। फिर अगर मैं इसके बूट स्पेस को आपको खोल के दिखाऊँ तो लेट्स ओपन द बूट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइडवेज ओपनिंग टेलगेट है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आपको एक ऊपर की तरफ खुलने वाला टेलगेट मिलता है। इसका जो बूट स्पेस है वो 350 लीटर्स का है। अब बाकी आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए वाइल चूजिंग योर कार कि आपका बूट स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल कितना बड़ा है। आप पूछिए कि कितने लीटर का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं इन योर बूट स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये आपका बॉटम जो इसका है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इको स्पोर्ट में एटलीस्ट। जैसे कुछ कुछ कार्स में आपको एक स्लॉट मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना जो फ्लोर है उसको निकाल के आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं ताकि अपने स्पेयर व्हील को आप एक्सेस कर सकें। जैसे कि एस क्रॉस के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे क्योंकि स्पेयर व्हील आउटसाइड है तो देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। सामने के जो सीट्स होते हैं वो 60-40 स्प्लिट होते हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि यू डोंट हैव टू फोल्ड द इंटायर बेंच सीट। आप बारी बारी से आप फोल्ड कर सकते हैं। जस्ट इन केस लेट्स से मान लीजिए मैंने एक सीट को फोल्ड किया, फॉर एग्जाम्पल इस सीट को मैंने फोल्ड कर दिया, अभी भी एक पर्सन बैठ सकता है। और मान लीजिए सिर्फ 2 लोगों को बैठना है तो मैं पूरी की पूरी सीट को फ्लैट कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा फ्लैट अभी हुआ नहीं है। तो मैं इसका जो बॉटम जो शेल्फ है उसको मैं निकाल के सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे रख दूंगा और अभी मेरे पास एक कंप्लीट फ्लैट स्पेस हो जाता है एंड आई कैन पुट लॉट्स ऑफ स्टफ इनटू इट विदाउट वरिंग अबाउट द लोडिंग लिप। इसका जो पार्सल ट्रे है वो भी चेंज हो जाता है। और एसयूवी का एक ये बेनिफिट होता है, किसी भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का बेनिफिट होता है कि आपके पास जो एरिया है लोड करने का वो काफ़ी बड़ा होता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ बूट स्पेस लाइक दिस। तो इसको अब लोग अभी बंद करते हैं। अब पीछे की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डोर है, आपको वो नोटिस करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको मैनुअल आपको विंडो कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर पावर्ड कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं विंडोज़ के लिए। और नीचे की तरफ आप देखें आपको स्पीकर सेटअप है और यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स दिए हुए हैं। अब डोर पॉकेट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स को सामान रखने के लिए, बॉटल्स रखने के लिए। तो अब मैं इसमें बैठ के दिखाता हूँ आपको।
तो इफ़ आई सिट इन दिस स्पेस, अब क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए बैठने पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपको बैठने में कैसा फील हो रहा है, कुशनिंग कैसी है सीट की, और अंडर थाई सपोर्ट कैसा है। अंडर थाई सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी थाइज जो हैं वो कितना अच्छे से रेस्ट कर पा रही हैं लॉन्ग जर्नीज़ में। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी अगर ये अच्छे से सपोर्टेड नहीं होंगी, तो एक पॉइंट के बाद आपके पैर थकने लगेंगे। अब जो आगे की सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। आप भी वैसे करके देखिए कि अगर आगे की सीट्स एडजस्टेड मेरे आपके हिसाब से होगी तो आपके पास स्पेस कितना बच रहा है, नी रूम कितना बच रहा है, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू सी। कि आपके जैसा अगर कोई पैसेंजर पीछे बैठेगा क्या वो आराम से बैठ सकता है या फिर नहीं बैठ सकता। ऊपर की तरफ हेडरूम आप देख लीजिए कि कितना हेडरूम बच रहा है आपके पास फॉर पैसेंजर हु माइट बी टॉल। यहाँ पे आपको कोई हैंडल नहीं मिलेगा। हैंडल इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आपको एयर बैग दिए हुए हैं, कर्टन एयर बैग्स दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कोई ऐसे ऐसा हैंडल प्रोवाइड किया नहीं किया गया है। बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच शुड बी देयर स्पेशली फॉर रियर पैसेंजर्स टू होल्ड ऑन टू। यहाँ पे आपको कोई डोम लाइट सेंटर में नहीं है, पीछे की तरफ आपको डोम लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पे किसी किसी कार में आपको सेंटर में प्रोवाइड किया होता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके और जो चीज़ें हैं जैसे आइसोफिक्स आपको चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं। आपके अगर कोई फैमिली में छोटा बच्चा है तो उसके कैरेज को यहाँ पे अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे चाइल्ड सीट माउंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये भी एक सेफ्टी फीचर होता है जो कि होना चाहिए रियर सीट पे फॉर श्योर। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। मोस्टली आपको 2 पैसेंजर्स के लिए मिलेगा, सेंटर पैसेंजर के लिए भी किसी किसी कार में आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट है, इनकेस अगर 2 लोग बैठते हैं तो आप आर्म रेस्ट खोल के बैठ सकते हैं आराम से। इसमें आप अपना हाथ रेस्ट कर सकते हैं और आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं इस आर्म रेस्ट में। अब देखने वाली बात ये भी होती है कि आपको जो हेडरेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं वो एडजस्टेबल हैं या फिर फिक्स्ड हैं। जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज लॉन्ग जर्नी में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और ये सेफ्टी पर्पज से भी रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे एक सेंटर आपको हेडरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है, बट हाँ अगर गाड़ी आपकी चौड़ी है, अगर 3 लोग बैठ सकते हैं, आइडियली एक सेंटर हेडरेस्ट भी होना चाहिए। सेंटर कंसोल की यहाँ तक बात मैं करूँ तो यहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया इस गाड़ी में। किसी किसी व्हीकल में आपको यहाँ पे इवेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यूएसबी स्लॉट्स या फिर 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा कुछ इस गाड़ी में नहीं है। तो वो चीज़ है जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए कि आपके रियर पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट वाइज क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं सेंटर कंसोल में। अब नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक हम्प रहता है। अब ये हम कितना ऑब्स्ट्रूसिव है ये आपको देखना चाहिए कि मतलब ऐसा तो नहीं कि जो सेंटर पैसेंजर है उसके बैठने में वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो जितना फ्लैट होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा होगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल चेकिंग द रियर सीट कंफर्ट। अब आ जाते हैं सामने वाली सीट की तरफ। तो अब देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया। अब पहली चीज़ तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक सेंटर लॉकिंग और अनलॉकिंग के बटन है जो कि डोर पे हैं। आपको फिर ORVM के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप ORVM अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी किसी कार में ये नहीं रहता है, आपको बाहर से कंट्रोल करना पड़ता है। मैं अंदर से फोल्ड भी कर सकता हूँ, मैं अनफोल्ड कर सकता हूँ, मैं इसके जो मिरर हैं उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो दिस इज़ अ फीचर दैट शुड बी देयर आइडियली इन योर कार। अगर नहीं है तो एक कंसर्न हो सकता है कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगा मिरर को अंदर बैठे हुए। तो दैट इज़ देयर। फिर आपका ये जो विंडो कंट्रोल्स हैं ये भी रहते हैं। किसी किसी कार में आपके 1 टच अप डाउन रहता है, किसी किसी कार में सिर्फ नॉर्मल पावर विंडोज़ आपको दिए रहते हैं। तो वो चीज़ आप एक चेक कर सकते हैं कि आपको 1 टच अप डाउन का फीचर है कि नहीं। नीचे की तरफ आपको स्पीकर दिया है और आपको डोर पॉकेट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं ढेर सारा। अब आपका ये जो सीट है ये एडजस्टेबल है जो कि मैनुअली मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक एडजस्ट इन दिस पर्टिकुलर कार, बट हाँ किसी किसी कार में आपको ये चीज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी मिलती है। मेरे क्लाइंट के लिए, हाइट के लिए मैं अपनी सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ। और फिर इसका जो हेडरेस्ट है उसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। आई कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू माई हाइट। सो दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी देयर इन अ कार। तो बाकी आप इस सीट का कंफर्ट चेक कर लीजिए। आप देख लीजिए आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल रही है या फिर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल रही है आपकी सीट में। आपको कहीं कहीं पे वेंटिलेटेड सीट भी मिलती हैं किसी किसी ऑफरिंग में, जैसे कि सोनेट में आप मिलने लगी है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर कंफर्ट इन हॉट वेदर। सामने वाली सीट में ये जरूरी है कि आपका अच्छी सीटिंग पोजीशन में आना कितना ईजी है वो आपको देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकता हूँ जस्ट टू गेट मोर विजिबिलिटी ऑफ द रोड। जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी एडजस्टेबल है कि नहीं है वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस वाले कार में आपको दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट दोनों प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आपका अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं एंड ओवरऑल एक अच्छी सीटिंग पोजीशन में आना काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। जो ए पिलर है वो आपको देखना चाहिए कि आपकी ब्लाइंड स्पॉट तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इस कार में आपको ब्लाइंड स्पॉट दिख जाते हैं तो मुझे टर्न लेने में कभी कभी दिक्कत होती है। बोनट का एज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो आपको देखना चाहिए वाइल इवैल्यूएटिंग अ कार।
फिर आपको होल्ड करने में कितनी अच्छी स्टीयरिंग है, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब सेंटर में आपका हॉर्न पैड है, नीचे की तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स दिए हुए हैं। फिर आपको ऊपर देखेंगे तो आपको मेन्यू नेविगेट करने के बटन्स हैं यहाँ पे, जिनके थ्रू आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस कि क्या क्या है। फिर राइट साइड में आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपना वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉल पिकअप और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। अब जो क्रूज़ कंट्रोल का बटन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रूज़ कंट्रोल कब फ़ायदा करता है, जबकि आप हाईवे पे चला रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहे, तो उसके लिए आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। अभी आपका ये लेफ्ट साइड में आपका वाइपर कंट्रोल्स हैं और राइट साइड में आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं। कहीं कहीं पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जैसे कि इस कार में, जो कि अपने आप चालू हो जाते हैं बारिश होने पे या फिर अंधेरा होने पे। तो ये एक बेनिफिट होता है फीचर्स का, जो कि आपको मिल जाता है किसी किसी कार में। बाकी ये सामने की तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जो कि आपकी स्पीड दिखाता है, और लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, जो कि आपके इंजन का आरपीएम दिखाता है। अब जैसे अगर मैं गाड़ी को अभी मैं पुश करूं, तो आपका ये नीडल जो है दिखा रहा है कि मेरा इंजन कितने आरपीएम पे घूम रहा है। और इम्पॉर्टेंट होता है कि आप आरपीएम को कंट्रोल में रखिए। तो ये है आपका टैकोमीटर। फिर अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो आपको यहाँ पे आपका फ्यूल गेज मिल जाता है कि कितना फ्यूल है, और टेम्परेचर गेज मिल जाता है कि मेरे इंजन या फिर कूलेंट का बोलिए टेम्परेचर कितना है, वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। अभी अलग अलग कुछ गाड़ियों में अलग अलग आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अगर मैं हैरियर की बात करूँ, जब मैंने हैरियर का आपको रिव्यू किया था, अगर आपने उसमें नोटिस किया हो तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एक डिजिटल यूनिट मिलती थी, जहाँ पे राइट साइड में आपका जो स्पीडोमीटर था वो एनालॉग था, बट जो बाकी जो टैकोमीटर और बाकी जो डिटेल्स थी वो सब एक डिजिटल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही थी। तो काफ़ी सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इस तरह की स्क्रीन में। आपको यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपका कितना किलोमीटर चली है गाड़ी, आपका पावर और टॉर्क कितना कंज्यूम कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिकली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है एक डिजिटल स्क्रीन का, that it can display lot much more information about the car compared to a normal instrument cluster, जैसा कि मैं EcoSport में आपको प्रोवाइड कर रहा था। अभी जैसा कि अगर मैं बात करूँ आपके टेरेन मोड्स की, जैसे किसी किसी कार में आपके टेरेन मोड्स होते हैं, जैसे हैरियर कैन ऑल्सो ड्राइव ऑन लाइक वेट सरफेस, जैसे कि अगर बारिश का मौसम है, या फिर रफ़ मोड आप बोल लीजिए, जैसे कि रॉक्स या फिर ख़राब रास्ते पे चलना है, तो उस तरह के टेरेन मोड्स होते हैं। और वो टेरेन मोड्स यहाँ पे डिस्प्ले भी करता है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कि आप किस पर्टिकुलर टेरेन मोड में आप ड्राइव कर रहे हैं। और बाकी आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स क्या होते हैं, अगर आपको मैनुअली अपने गियर चेंज करने हैं तो स्टीयरिंग व्हील के साइड में आपको पैडल शिफ्टर्स दिए होते हैं मैनुअली गियर ऊपर या नीचे करने के लिए। अब ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सन वाइज़र मिल जाते हैं। सन वाइज़र आपके धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स। और यहाँ पे आपको मिरर या लैंप आइडियली मिलना चाहिए हायर सेगमेंट की गाड़ियों में। जहाँ तक पैसेंजर साइड की बात है वहाँ पे आपको फिर भी मिल जाता है, बट ड्राइवर साइड में भी आइडियली आपको मिलना चाहिए लैम्प प्लस मिरर। ये जो IRVM है, ये ऑटो डिमिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इट टोटली मेक सेंस टू हैव एन ऑटोमेटिक या ना कि मैनुअल एडजस्टेबल IRVM, ताकि रात में जैसे ही आप ड्राइव कर रहे हों वो ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। यहाँ पे आपको आपके लाइट मिल जाते हैं, डोम लाइट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है जहाँ पे अपना सनग्लास आप रख सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि आप देख सकते हैं वाइल चूजिंग अ कार, कि आपको ये सब फीचर्स हैं या फिर नहीं हैं। तो बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। अब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है फोर्ड का, वो काफ़ी अच्छा है। आपको इस तरह की स्क्रीन किसी किसी कार में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो वेन्यू और सोनेट जैसी कार्स उनमें बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप रिमोटली भी अपने कार को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड आपको देखना चाहिए कि स्क्रीन कितना फ्लूइड है यूज़ करने में, लैग तो नहीं कर रहा है, ग्लिच तो नहीं कर रहा है। दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली नोटिस वाइल बाइंग अ कार। अब जैसे अगर मेरे को एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मिलेंगे इसमें, और मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा फील होता है। तो एंड्रॉयड ऑटो इज़ वेयर यू कैन कनेक्ट योर एंड्रॉयड फ़ोन विद द डिवाइस विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट किया, अब आई कैन यूज़ माई यूट्यूब म्यूज़िक, आई कैन यूज़ दी गूगल मैप्स, आई कैन यूज़ अमेजॉन म्यूज़िक। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने कार के साथ। तो दैट इज़ अ फीचर दैट यू गेट वाइल यूजिंग एंड्रॉयड ऑटो। अब यहाँ पे आपको जो फिजिकल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप मैं वॉल्यूम के लिए, आपके मीडिया चेंज करने के लिए आपको फिजिकल कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ना कि डिजिटल कंट्रोल्स। आई पर्सनली लाइक फिजिकल कंट्रोल्स मोर, क्योंकि यूज़ करने में ईजी रहते हैं ये काफ़ी। अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो ईजिली आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वाइल डिजिटल कंट्रोल्स थोड़ा यूज़ करने में कम्बसम होते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है एटलीस्ट।
यहाँ पे आप अपने डिफरेंट सेटिंग्स भी कर सकते हैं, स्पीकर्स की बेस ट्रेबल वगैरह आप चेंज करके देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी को एडजस्ट करना अगर आप चाहें तो। नीचे की तरफ आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हैज़र्ड लाइट मिल जाती है, और एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी कि जैसे ही आप अपना टेम्परेचर सेट करेंगे कोई भी 22 डिग्रीज, वो ऑटोमेटिकली सेंस करता रहता है कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा या कम है। आप मैनुअली आप कुछ नहीं करते हैं, वो अपने आप से समझ लेता है कि ब्लोअर की स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, एंड इट कीप्स द कार एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का होना काफ़ी ज़रूरी होता है कार में। तो नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन प्रोवाइड किया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है कि स्लिपरी सरफेसेस पे मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर थोड़ा वेट रोड है या फिर थोड़ा कीचड़ है, तो उसमें आपका जो व्हील है वो स्लिप ना हो, उसके लिए आपको ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ अ गुड फीचर टू हैव। ये आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है मेरे पास, तो ये जो गियर लीवर है ये डिफरेंट है फ्रॉम योर नॉर्मल मैनुअल गियर। ये दिस इज टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। यहाँ पे आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बात करते हैं अभी आपको ट्रांसमिशन टाइप्स क्या क्या होते हैं। जब अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किस तरह के गियर बॉक्सेस मिलते हैं, किस तरह के ट्रांसमिशंस आपको मिलते हैं, उसकी पहले बात करते हैं। तो पहला जो ट्रांसमिशन आपको मिलता है, जो कि आपने हमेशा बचपन से भी देखा होगा, वो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, जहाँ पे आप मैनुअली अपने गियर को चेंज करते हैं। आपके क्लच प्रोवाइड किया जाता है, तो जैसे आप क्लच प्रेस करेंगे अपना गियर चेंज करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू ड्राइव द मैनुअल ट्रांसमिशन। बेनिफिट ये होता है कि अपने गियर को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं, आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी आपके हाथों में होता है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, एंड इट इज़ मोर फन टू ड्राइव। अगर आप हाईवे पे स्पेशली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन यूजली ज़्यादा फन होता है ड्राइव करने के लिए। हालांकि ये प्रॉब्लम होती है मैनुअल ट्रांसमिशन में कि कभी कभी थकान हो जाती है। अगर आप लंबे ड्राइव पे अगर आप चला रहे हैं तो और ट्रैफिक में चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि अपने आप से डिसाइड कर लेता है कि कब गियर चेंज करना है। तो एक कंफर्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा एडॉप्शन बढ़ रहा है इंडिया में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आजकल चूज़ कर रहे हैं, पर उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो अलग टाइप्स क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला होता है AMT। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं टेक्निकल बातें किसी और वीडियो में करूँगा, बट AMT इज़ जस्ट लाइक अ कंप्यूटर चिप कंट्रोलिंग अ नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स। सेम गियर बॉक्स है, मैनुअल गियर बॉक्स, बस एक कंप्यूटर चिप को कंट्रोल कर रही है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, मेंटेनेंस कम होता है, पर जर्क्स आते हैं। अगर आप स्पेशली अगर आप इसको ड्राइव करके देखेंगे आपको डेफिनेटली फील होगा कि काफ़ी जर्क्स आ रहे हैं वाइल ड्राइविंग द कार, एंड दैट इज़ अ नेगेटिव इन माय ओपिनियन। मुझे पर्सनली AMT कार्स उतनी पसंद नहीं है, स्पेशली हिल होल्ड असिस्ट जैसी चीज़ें भी आपको इसमें कभी कभी नहीं मिलती हैं। अब जो IMT है वो एक इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन बोला जाता है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आपको क्लच ऑपरेट नहीं करना पड़ता। आपके पास एक मैनुअल गियर रहता है, आप मैनुअली अपने गियर को चेंज कर सकते हैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ सिक्स जहाँ तक भी, बट आपको जो सिस्टम है वो समझ जाता है कि आप कब गियर चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे आप शिफ्ट करना शुरू करेंगे अपने गियर लीवर को, वो क्लच रिलीज़ कर देता है। तो दैट इज़ अ बेनिफिट, आपको बिना क्लच के मैनुअल गियर की फैसिलिटी मिलती है, अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलता है, और इट्स लो ऑन मेंटेनेंस एंड इट इज़ ऑल्सो चीपर कंपेयर टू एन ऑटोमेटिक। अब जो दूसरी तरह का ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है मार्केट में, वो होता है CVT, विच इज़ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपका एक बेल्ट होता है जो कि दो पुलिस पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे कोई ऐसा गियर्स नहीं होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है काफ़ी स्मूथ होता है, पर और दूसरी चीज़ की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप चेंज करना शुरू करते हैं गियर को तो जो इंजन नॉइस है वो बढ़ जाता है, बट उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है गियर बॉक्स से। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर स्मूथनेस, बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो CVT उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ ऑटोमेटिक्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर आपको प्रोवाइड किया जाता है यूजली हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में, जैसे कि फॉर्च्यूनर है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो एको स्पोर्ट है विच इज़ टेक्निकली अ स्मॉलर कार, उसमें भी आपको टॉर्क कन्वर्टर प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि काफ़ी रिलायबल होता है। इट इज़ मेंट फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। इट प्रोवाइड्स यू विद मोर रिलायबिलिटी, एंड ये सबसे फास्ट नहीं कहूँगा मैं, इतना फास्ट नहीं होता है, बट डेफिनेटली AMT या फिर CVT से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, ज़्यादा अच्छा फील होता है ड्राइव करने में। और अभी तो सोनेट में भी अगर आप देखेंगे तो सोनेट जो डीजल टॉप मॉडल है उसमें भी आपको टॉर्क कन्वर्टर प्रोवाइड किया गया है। और फाइनली जो एक और जो लास्ट गियर बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है वो होता है DCT, विच इज़ डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब इसमें आपको दो क्लच रहते हैं। एक क्लच होता है जो कि 1, 3 और 5 गियर को ऑपरेट करता है। सेकंड क्लच आपके 2, 4, 6 गियर को ऑपरेट करता है। तो जो शिफ्ट होते हैं, जैसे ही आपको गियर शिफ्ट करना हुआ तुरंत एक क्लच डिसंगेज हुआ, दूसरा क्लच इंगेज हो गया, तो शिफ्ट टाइमिंग बहुत कम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि बैक टू बैक ट्रैफिक में हीटिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप इसको ट्रैफिक में चला रहे हैं तो हीटिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और लॉन्ग
लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी एक थोड़ी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने उतना यूज़ किया नहीं है इंडिया मार्केट में। दैट इज़ समथिंग ऑफ अ कंसर्न। बट हाँ, अगर परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे हाईवे पे तो DCT से बेटर आपको कोई गियर बॉक्स नहीं मिलेगा। और इस गियर बॉक्स के साथ आपको मिलता है पैडल शिफ्टर, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। दैट इज़ ओनली मेंट फॉर दी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ताकि आप अपने गियर को मैनुअली चेंज कर सकते हैं। आपकी जो प्लस सिंबल है उसको आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो गियर है एक ऊपर कर सकते हैं और माइनस से एक गियर आप नीचे कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए पैडल शिफ्टर्स। और ये आजकल वेन्यू में भी आने लगा है, पहले सिर्फ एको स्पोर्ट में आपको आता था इस सेगमेंट में। तो दैट इज़ द बेनिफिट। और बाकी कुछ कुछ कार्स में आपको गियर लीवर भी आप यूज़ कर सकते हैं मैनुअली शिफ्ट करने के लिए अपना गियर इन ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट आपका अगर स्लाइडिंग रहे तो वो बेस्ट होता है। आप वो देख सकते हैं कि आपका कंफर्ट कैसा है, कि आपको आर्मरेस्ट से वाकई में आराम मिल भी रहा है या फिर नहीं रहा है। उसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट कैसा है वो आप देख सकते हैं। अब ये एक चीज़ है जो कि मैं दिखाना चाहता था, डेफिनेटली ये जो कि आपके पास होनी चाहिए। ये एक सेफ्टी प्रोडक्ट है इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि डोर्स लॉक हो जाते हैं, विंडोज़ लॉक हो जा सकते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप अपनी विंडोज़ को ब्रेक करने के लिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट। और नीचे की तरफ आपको सीट बेल्ट कटर दिया हुआ है। अगर आपकी सीट बेल्ट फंस गई है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सीट बेल्ट कट करने के लिए। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर कार इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपको ये भी एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो इसका डैशबोर्ड क्वालिटी है वो कैसा है। अब इस सेगमेंट में मोस्टली आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलेंगे, काफ़ी हार्ड और स्क्रैची प्लास्टिक्स यूजली आपको मिलते हैं इस सेगमेंट में। आपको सॉफ्ट टच तो ऐसे मिलने वाले नहीं हैं, पर हाँ आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि अगर हार्ड प्लास्टिक्स भी हैं तो उसका क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। किसी किसी कार में बहुत चीप प्लास्टिक्स आपको मिल जाते हैं, तो और स्पेशली कभी कभी आपको ऊपर की तरफ तो सॉफ्ट प्लास्टिक मिलेंगे बट नीचे की तरफ आपको फिर भी हार्ड प्लास्टिक्स ही मिलते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि वाइल बाइंग अ कार यू शुड नोटिस कि हाँ ठीक है, किस तरह का डैशबोर्ड क्वालिटी, किस तरह का कंफर्ट मुझे मिल रहा है अपने फ्रंट सीट्स पर। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ की जिस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और वो है सेफ्टी फीचर्स। आपको देखना चाहिए कि आपकी गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली चीज़ एयरबैग्स, कितने एयरबैग आपको दिए जा रहे हैं। काफ़ी सारी गाड़ियों में आजकल 2 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। एको स्पोर्ट में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, XUV 300 में आपको 7 एयरबैग मिलते हैं। तो एयरबैग्स का होना एक बेनिफिट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ बिग एक्सीडेंट्स। वो आपको डेफिनेटली आपकी जान बचा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कितने एयरबैग आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यू शुड डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है ABS और EBD। ABS इज़ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स, EBD इज़ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपकी पैनिक ब्रेकिंग होती है, अचानक से हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके सामने कुछ आ गया, तो आपने अचानक से ब्रेक दबाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके व्हील्स लॉक हो गए और आपकी गाड़ी स्किड कर गई। ये क्या करता है कि जो ब्रेक्स हैं वो लगातार उसको एंगेज और डिसएंगेज करता रहता है, बिल्कुल लाइक इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, और आपकी गाड़ी को स्किड होने से बचा लेता है। फिर आता है आपका ESP विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ये इंश्योर करता है कि आप किसी भी तरह की टेरेन पे आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी स्किड नहीं होनी चाहिए गाड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से देयर इज़ लॉस ऑफ ट्रैक्शन, आपका कंट्रोल निकलने लगे गाड़ी से। तो ये सेंस कर लेता है कि आपकी स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और ट्रैक्शन कंट्रोल इसी का एक एक्सटेंशन होता है। तो ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल के ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे गाड़ी आपके कंट्रोल से ना निकल जाए। सो ये जो सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, दीज ऑल कम टुगेदर। ऑफकोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं। आपके लेन कीप असिस्ट होता है, आपकी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि फॉरेन कार्स में होते हैं। मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी मास मार्केट कार्स में ये फीचर्स इंडिया में नहीं आए हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में ये सब फीचर्स भी आपको इंडिया में मिलेंगे। तो अगर मुझे समराइज़ करना हो इस पूरी चीज़ को, तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी चाहिए कि आपको किस तरह की कार लेनी है। आपको आप ये डिसाइड करिए बेस्ड ऑन कि आपके पास पार्किंग स्पेस कितना है, आप किस तरह के ट्रैफिक में चलाते हैं, कितने लोगों को सीट करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको सेडान चाहिए, SUV चाहिए, हैचबैक चाहिए। पहले तो वो आप ध्यान में रखिए। फिर आप देखिए कि आपको किस तरह का इंजन चाहिए। अगर आपकी रनिंग कम है, पेट्रोल देखिए। आपकी रनिंग ज़्यादा है, आप डीजल देखिए। अगर आपको एक छोटा साइज़ का इंजन है बट आपको ज़्यादा फन चाहिए हाईवेज़ पे, आप टर्बो चार्ज इंजन देख सकते हैं। तो ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इंजन में। आपको जो पावर और टॉर्क फिगर हैं वो पता होने चाहिए। अगर इंडिया में आप देखेंगे तो इतना पावर और टॉर्क आपको नहीं मिलता है इंजन्स में, बट अगर 100 हॉर्स पावर 150 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा वाले इंजन है तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा गाड़ी चलाने में, कंपेयर टू जो आपको आजकल काफ़ी छोटे और वीक इंजन मिलते हैं स्टार्टिंग सेगमेंट की गाड़ियों में। जो गियर बॉक्स के ऑप्शन हैं आपको वो देखना चाहिए कि आपको मैनुअल चलाना है या फिर ऑटोमेटिक चलाना है। मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक इज़ अ
ब्लेसिंग इन इंडियन ट्रैफिक और हर किसी को वो चूज़ करना चाहिए फॉर देयर डेली ड्राइवर्स। हेडलाइट्स की यहाँ तक बात है, आप देख लीजिए कि आपको हेलोजन मिल रहा है, प्रोजेक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार हम लोग दिन में कार चूज़ करके आ जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है कि हेडलाइट्स कैसी परफॉर्म कर रही हैं रात में। और स्पेशली जो फॉग लैंप्स होते हैं, कई बार हम लोग देखते ही नहीं है। जो बेस वेरिएंट होते हैं उसमें फॉग लैंप्स कभी कभी आपको मिलेंगे ही नहीं किसी किसी कार में। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फॉग लैंप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉग में ड्राइव करना है, बरसात में ड्राइव करना है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको हुड के नीचे देखना चाहिए कि आपको इंसुलेशन प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। उसका होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंजन के रिफाइनमेंट के लिए, आपको ताकि नॉइज़ कम आए। आपके सेफ्टी फीचर्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही आपके लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टायर साइज़ की मैं बात करूँगा। तो अगर जितने चौड़े टायर होंगे, जितने बड़े टायर होंगे, उतना आपको कंफर्टेबल फील होगा। जो टायर की प्रोफाइल है वो बड़ी होनी चाहिए। अलॉय व्हील्स का बड़ा होना मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़े अलॉयज़ देखने में अच्छे लगते हैं, पर अगर टायर का प्रोफाइल कम हुआ तो ख़राब रास्तों पे आपको बहुत झटके फील होंगे। तो वो एक आपको ध्यान में रखना चाहिए कि टायर का और अलॉयज़ का साइज़ कैसा है। इसके अलावा आपकी स्पेयर व्हील फुल साइज़ की है कि नहीं है, क्या वो अलॉय है, क्या वो स्टील व्हील है, आपका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, क्या ख़राब रास्तों पे आप चला सकते हैं या फिर आपको चलाने में कोई दिक्कत आएगी, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपका बूट स्पेस सफिशिएंट है कि नहीं, कि कितने लीटर्स का बूट स्पेस है, क्या आपकी रियर सीट का कंफर्ट अच्छा है, उसमें आपको फीचर्स क्या इनफ हैं कि नहीं, क्या वो 60-40 स्प्लिट होती है कि नहीं होती है, आपके फ्रंट सीट में क्या क्या कंफर्ट हैं, आपको एक अच्छी सीटिंग पोजीशन में आना आसान है या फिर नहीं आसान है, क्या आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट्स तो नहीं है ए पिलर की वजह से, वो आप देखिए। आप ये देखिए कि आपके ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स क्या आपके सब एक्सेस में है कि नहीं, क्या आप अपने विंडोज़ को, क्या अपने डोर्स को, ORVM, IRVM ये सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं आराम से कि नहीं, ये आपको देखनी चाहिए। आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो एयर कंडीशनिंग है वो कैसी है, क्योंकि अब इंडिया में काफ़ी हॉट क्लाइमेट होता है, तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है कि नहीं, क्या वो अच्छे से ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या रियर सीट ऑक्यूपेंट्स को वेंट्स हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और फाइनली फीचर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब चीज़ें आपके ऊपर हैं। मुझे पर्सनली मैकेनिकल सुपीरियरिटी ज़्यादा पसंद है एक कार की ओवर इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैं कवर करना चाहता था इस वीडियो में। होपफुली इस वीडियो के जरिए आपको अपनी पहली कार लेने में आसानी होगी। अगर आपको कोई भी फीडबैक है, कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।